बीए द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय पेपर है वो विश्व इतिहास का है। और विश्व इतिहास में जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों की 8 यूनिट है। और जो प्रथम यूनिट है उसमें आपको 2 टॉपिक जो है कवर करने हैं, वो है सामंतवाद का पतन और दूसरा है एडवेंट ऑफ मॉडर्न एज इन यूरोप, अर्थात यूरोप में आधुनिक काल का आगमन। तो आज हम सामंतवाद के पतन से जो है आपकी पहला जो टॉपिक है सामंतवाद का पतन, उसके साथ जो है हम इस यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। तो सामंतवाद के पतन से पहले यह समझना ज़रूरी है कि ये सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, ये सामंतवाद क्या था। ठीक, तो अब देखिए बेटा कि जो सामंतवादी जो व्यवस्था है ये मध्यकालीन यूरोप की विशेषता थी। ये ठीक, मध्यकालीन जो यूरोपीय समाज था, राजनीति थी, उसकी एक विशेषता है ये। ठीक, अगर हम सामंतवादी व्यवस्था की बात करें तो इसका जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है। अगर मिस्र और चीन में जो हम सामंतवाद को प्राचीन काल में भी देखते हैं, अगर कभी आपको हम इसका अध्ययन करेंगे तो मिस्र और चीन के में प्राचीन काल तक जो है इसका इतिहास जाता है सामंतवाद का। लेकिन सामान्य रूप से जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो लोग कहते हैं कि 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक यूरोप में जो युग रहा वो सामंतवादी युग था। ठीक, और सामंतवाद जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था था जिसमें शक्ति संपन्न व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र के निवासियों की जो संपत्ति है और जीवन की सुरक्षा करता था। ठीक, और बदले में लोग उसके अधीनस्थ के रूप में जो है जीवन यापन करते थे, उसकी अधीनस्थता स्वीकार कर लेते थे। तो जिस प्रकार मध्यकाल में बेटा चर्च जो है धार्मिक एकता स्थापित करने में सफल रहा था, उसी प्रकार जो है मध्यकाल में जो है ये जो सामंतवादी व्यवस्था है ये जो है सामाजिक क्षेत्र में समन्वय और एकता स्थापित करने में जो है ये सफल रहा। ठीक, इसका मतलब विशिष्ट योगदान रहा उस तरह के उस समाज को समन्वित करने में, एकता स्थापित करने में। ठीक, जैसे कि आप लोग जानते हैं धीरे धीरे व्यवस्थाओं में फिर जो है उसकी कमियां सामने आने लगती, तो वही सामंतवाद के साथ हुआ। अब आगे देखिए, तो सामंतों की जो है यहाँ पर कई श्रेणियाँ थी। ठीक, जिनके शीर्ष पर होता था राजा। एक राजा के नीचे कई सामंत होते थे। ठीक, और राजा के नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे, विभिन्न स्टेटस के सामंत होते थे। सबसे निम्न स्तर पर इसमें था किसान। ठीक, तो इसको इस तरह से कहा जाता है कि ये रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था। रक्षक किसके थे? जो ये किसान थे निम्न, और जो दास लोग थे निम्न स्तर के, उन लोग तो ये रक्षक थे। और अधीनस्थ थे किसके? राजा के अधीनस्थ थे। तो ये रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था। राजा समस्त भूमि का स्वामी था। सामंत राजा के प्रति ही स्वामी भक्ति रखते थे और उसकी रक्षा के लिए सेना रखते थे, और बदले में राजा उन्हें क्या देता था? भूमि प्राप्त करते थे। राजा उन्हें भूमि देता था। तो इस तरह का जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप था ये। ठीक है, राजा के लिए एक सेना रखते थे, और जब भी राजा की अपनी कोई ऐसी बहुत बड़ी सेना नहीं हुआ करती थी, तो जब राजा को युद्ध करना होता था तो इन्हीं सामंतों की सेना जो है राजा को मिलती थी। राजा उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि वे अपनी सेना भेजे, तो ये सामंत भेजते थे, और इस तरह से जो है राजा इन सामंतों की सेना पर आधारित था। ठीक, तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है। राजा के लिए ये लोग सेना का निर्माण करते हैं और बदले में इनको जो राजा जो है भूमि का स्वामी बना देता था। ठीक, तो प्रारंभिक काल में जब सामंतवाद जब स्टार्ट होता है तो ये मतलब इसकी जब शुरुआत हुई तो स्थानीय सुरक्षा, कृषि, न्याय की समुचित व्यवस्था इसने की उस समाज के लिए, इसलिए वो सामंतवाद कहा जाता है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज को इसने जो है एकता प्रदान की थी, क्योंकि ये स्थानीय सुरक्षा भी देखता था, कृषि कृषि संबंधी चीज़ों को भी ये मैनेज करते थे, न्याय की व्यवस्था भी करते थे ये अपने क्षेत्र में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ और युद्ध ही जो है इन सामंतों के उद्देश्य बन गए, और इस तरह से जो है बाद के दिनों में जो है ये सामंती जो व्यवस्था है ये एक विकृत रूप में जो है सामने आती है, और वो उसी विकृतता के चलते जो है ये सामंतवाद अपने पतन की ओर चला जाता है। ठीक, तो अब यूरोप में सामंतवाद आया कैसे? देखिए, तो यूरोप में सामंतवाद का जो विकास हुआ वो रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद हुआ। ठीक, रोमन साम्राज्य टूटा, उस पर जो पश्चिमी यूरोप की जातियां थी, फ्रैंक, लोम्बार्ड जिसमें मेन थी, गोट थी, उन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक, और रोमन साम्राज्य अपनी सुरक्षा करने में जो है असमर्थ हो चुके थे। तो जर्मनी की इन बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण जो है गांव सुरक्षित हो गए।
सरकार उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ थी और जनता ने अपनी सुरक्षा के लिए जो है जो स्थानीय शक्तिशाली वर्ग थे उनसे समझौता कर लिया और यही शक्तिशाली वर्ग जो है आगे चलकर सामंत के रूप में जो है सामने आते हैं। थोड़ा इसमें लेखन में जो है मिस्टेक हो गया, शक्तिशाली वर्ग है ये, तो आप इसको शक्तिशाली वर्ग पढ़ें। ठीक, तो ये जो शक्तिशाली वर्ग है ये सामंत के रूप में सामने आते हैं, जबकि केंद्रीय जो सत्ता थी वो इन गांवों की जो है रक्षा नहीं कर पाई इन बर्बर जातियों से। ठीक, इसमें बेटा रोमन साम्राज्य जो है, रोमन साम्राज्य को थोड़ा सा इसमें जब इसका चर्चा आ गई है तो थोड़ा सा हम रोमन साम्राज्य के बारे में भी पढ़ें कि रोमन साम्राज्य क्या था। तो ये जो रोमन साम्राज्य था ये बहुत, इसका पूरे यूरोप में जो है विस्तार था इसका, और इसके दो भाग माने जाते थे। इसके विस्तार की दृष्टि से देखते हुए इसको दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है वो 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ उसके साथ जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य खत्म हुआ 1453 में, और उस पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। ठीक, और ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था ये बहुत पहले ही जो है ये इन्हीं पश्चिमी रोमन साम्राज्य है ये जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी रोम। ठीक, तो इसी रोमन साम्राज्य, यही रोमन पूर्वी जो रोमन पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था इसका जो विनाश होता है उसी पर जो है ये सामंतवाद जो है पनपा था। क्योंकि जो मैंने बताया कि जर्मनी की कुछ बर्बर जातियां थी जिनमें फ्रैंक लैम्बार्डो थे, गोट थे, इन लोगों ने जो जब अटैक किया तो इन लोगों ने जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य को पश्चिमी रोमन साम्राज्य को कैप्चर कर लिया था। ठीक, तो देखिए इसमें थोड़ी सी एक आप इसको एक घटनाक्रम के रूप में इसको देखिए कि देखिए जो फ्रैंक जाति थी, जब रोम साम्राज्य के इन जातियों ने जो है नष्ट कर दिया पश्चिमी रोमन साम्राज्य का, जो कि जिसका कि राजधानी रोम हुआ करती थी। ठीक, उसी के नाम पे इसको रोमन साम्राज्य भी कहा जाता है। तो जो फ्रैंक जाति थी वो सबसे शक्तिशाली थी, जो अटैक करने वाली थी, जर्मनी की बर्बर जातियाँ थी ये। तो इन लोगों ने क्या किया कि समस्त पश्चिमी यूरोप पर इन्होंने जो अधिकार कर लिया, रोमन साम्राज्य नष्ट हो गया, पश्चिमी यूरोप पर अधिकार कर लिया। ठीक, 732 ईस्वी का समय है। इस वर्ष होता है क्या कि दक्षिणी फ्रांस में तूर नामक एक जगह थी, वहाँ पर मूर लोगों को एक फ्रेंच राजा है चार्ल्स मार्टिन ने पराजित करके जो है उनको पिरेनीस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में खदेड़ दिया था। वहाँ पर जो है ये दक्षिणी फ्रांस में तूर नामक जो जगह थे वहाँ पे कुछ मूर लोग रहते थे। ठीक, तो इन मूर लोगों को एक फ्रैंक राजा है, फ्रैंक, ये फ्रैंक कौन है, वो जर्मनी की बर्बर जाति को जिन्होंने जो है ये फ्रैंक जाति वो है जो जर्मनी की बर्बर जाती हैं। तो ये फ्रैंक राजा हैं चार्ल्स मार्टेल, इन्होंने जो है इन मूर लोगों को पराजित किया। ठीक, और उनको दक्षिण की तरफ खदेड़ दिया। तो ये मूर लोग ऐसा माना जाता है कि अरब मूल के थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। ये अरबी मूल के थे ये मूर लोग। ठीक, तो यूरोप में इस वजह से इस्लाम की विजय की आशा जो है अब समाप्त हो गई थी, और ये जो फ्रैंक राजा हैं चार्ल्स मार्टेल, इनकी जो है ख्याति में वृद्धि हो गई पूरे यूरोप में। उनके पुत्र हैं पेपिन और उनके पौत्र हैं शार्लेमेन, बहुत योग्य और प्रतापी शासक हुए यूरोप के। इन्होंने उत्तरी सागर से इटली के मध्य तक जो है एक विशाल साम्राज्य इन्होंने जो अपना फैलाया, और 800 ईस्वी में रोम के गिरजाघर में पोप ने भी उसको मुकुट पहनाया था इस शार्लेमेन को। ठीक, और उसे सम्राट का पद प्रदान किया। उसके साम्राज्य को कहा गया पवित्र रोमन साम्राज्य, और ये भी शार्लेमेन की भी मृत्यु हो गई तो उसका साम्राज्य उसके 3 पौत्रों में विभाजित हुआ। तो इसी समय इन राज्यों में बर्बर जो लोग थे इनके आक्रमणों से अराजकता फैल गई, जिससे राजाओं की शक्ति दुर्बल हो गई और एक ऐसी राज व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे इतिहास में सामंतवाद कहा गया। ठीक, तो ये जो शार्लेमेन ने एक विशाल राज्य बना दिया था पूरे यूरोप में, ये इसके धीरे धीरे ये इसके पौत्रों के पास जब ये पहुंचता है तो ये जो फिर इन पर जो है ये बर्बर लोग हैं, बर्बर जातियाँ, इन लोगों ने अटैक करते हैं और अराजकता फैल जाती है, जिससे राजाओं की ये राजा जो है इनका सामना नहीं कर पाए, राजाओं की शक्ति दुर्बल हो गई और राज व्यवस्था जो है वो छिन्न भिन्न होने लगी, और इस तरह की व्यवस्था पैदा हुई जिसे सामंतवाद कहा गया। ठीक, और शार्लमेन की मृत्यु के पश्चात जो अराजकता थी उसमें ही सामंतवाद का जन्म हुआ था। ठीक, और ये जो सामंत है इनको जो भूमिखंड दिए जाते थे उनको कहा जाता था काउंटी, डची,
मार्च कहा जाता था, और ये जो सामंत थे इनको उस समय काउंट कहा जाता, ड्यूक कहा जाता, मार्क्विस कहा जाता। तो इनको कभी आप अंग्रेजी नाटक आपको पढ़ने और देखने का मौका मिलेगा तो वहाँ आप इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको, काउंट, ड्यूक, मार्क्विस। ठीक, तो ये सामंत जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत भूस्वामी बन गए थे। तो ये है थोड़ा सा इनका इतिहास है कि हुआ क्या था यूरोप में जिससे जो है ये सामंत लोग जो है अस्तित्व में आए थे। ठीक, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इसके ये कहती है, इसके अनुसार ये कहते हैं कि सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देते हैं। कहते हैं कि सामंतवाद के जन्म में सुरक्षा की भावना प्रधान थी। ठीक, कि विदेशी आक्रमण तथा सरकारी अधिकारियों की जो अनियंत्रित मांगों से छुटकारे के लिए एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता स्थानीय लोग महसूस कर रहे थे जो उन्हें किसी भी कीमत पर सुरक्षा दे। तो ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहती है कि जो ये सामंतवाद है इसमें सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया, मतलब ये सुरक्षा एक नीड थी जिस वजह से जो है सामंतवाद अस्तित्व में आया। ठीक, डॉक्टर राम शरण शर्मा है कि कहते हैं कि ये जो सामंतवादी व्यवस्था था उसका राजनीतिक ढांचा भूमि अनुदानों के आधार पर गढ़ा हुआ था और कृषि दास प्रथा पर आधारित था। ठीक, जैसे हमने बताया कि राजा इनको भू स्वामित्व देता था, भूमि देता था, भूमि अनुदान देता था और उसके बदले में राजा के लिए सेना का गठन करते थे। तो इसीलिए डॉक्टर रामशरण शर्मा इसको इस रूप में कहते हैं कि राजनीतिक ढांचा जो है इनका भूमि अनुदानों के आधार पर बना हुआ था और कृषि दास प्रथा पर ये आधारित था। ठीक, किसान जो है भूमि से बंधे हुए थे, भूमि के मालिक वे जमींदार हुआ करते थे जो काश्तकारों के बीच और राजा के बीच कड़ी का काम करते थे। जो किसान है ये खेती करते हैं, भूमि से बंधे हुए हैं, लेकिन ये भूमि के मालिक नहीं है। भूमि के मालिक कौन है? ये जमींदार हैं, ये सामंत हैं, जो कि राजा और इन किसानों के बीच जो है कड़ी के रूप में कार्य करते थे। डीडीआर भंडारकर कहते हैं कि सामंतवाद एक संविदात्मक सरकार है, मतलब एक संविदा थी किसके बीच में? सामंत और राजाओं के बीच में। तो ये कहते हैं कि सामंत की भूमि जो है सॉरी, ठीक, इसको ये इस तरह से देखिए कि जो ये कहते हैं कि सामंतवाद जो है एक संविदात्मक सरकार थी और जिसमें सामंत क्या करते थे? मध्यस्थता का कार्य करते थे। ठीक, सामंतवाद जो है यूरोप में भूमि व्यवस्था से संबंधित विकेंद्रीकरण पर आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था थी जिसमें सामंत सर्वोच्च सत्ता पे थे और किसानों के मध्य जो ये सेतु का काम करते थे और दोनों ही लोगों से जो है निश्चित अनुबंधों के माध्यम से जुड़ा हुआ था। अनुबंध माने संविदा के माध्यम से जुड़ा हुआ था कि सर्वोच्च सत्ता के लिए ये सेना का गठन कर रहे थे और किसानों को सुरक्षा दे रहे थे। तो क्या था कि एक निश्चित अनुबंधों के माध्यम से ये जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसको DDR भंडारकर इसको ऐसे कहते हैं कि सामंतवाद क्या थी? एक संविदात्मक सरकार थी। ठीक, तो और सामंतों की जो भूमि वो फाइव फाइव कहलाती थी। एक शब्द आपको मिलेगा, फाइव कहलाती थी। जो इनकी भूमि थी वो फाइव कहलाती थी। वो अपनी जागीर में जो है अनेक उप सामंत नियुक्त कर सकते थे। सामंत भी अपने नीचे और सामंत नियुक्त कर सकते थे। उन्हें भूखंड भी ये लोग दे सकते थे। उप सामंतों पर जो सामंतों का नियंत्रण होता था, इस सामंती प्रणाली में कोई भी व्यक्ति बिना स्वामी के नहीं था। ठीक, तो ये व्यवस्था जो है एक पिरामिड के समान थी जिसमें कृषक वर्ग और अर्धदास जो है, कृषक सबसे नीचे थे। ठीक, तो ये है सामंतवाद का जनरल आइडिया बेटा कि ये क्या थी, ये व्यवस्था किस तरह से जो है मध्यकालीन यूरोप की जो है ये विशेषता थी ये व्यवस्था। ठीक, और कल हम इसके बारे में थोड़ा सा ही देखेंगे कि इसका विकास किस तरह से होता है और किस तरह से जो है ये व्यवस्था धीरे धीरे पतनशील हो जाती है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।